फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल देखो, कल के एडिटोरियल में हम लोग इंडिया और नेपाल का देखे थे। आज देखेंगे पॉजिटिव लाइट में कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कितना प्रैग्मेटिक है। बताओ, आखिर ईरान से डील हो ही गया ना, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट उसके लिए, पोर्ट के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। मत देखो, दुर्भाग्य की बात क्या है कि 2-3 दिन पहले ही जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, ऑफिशियली वो पहले ही डील हो चुका है। बात समझे ना। सेकंड वन देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो, यदि कोई आदमी गुनहगार भी है, कोई आदमी गलत काम भी किया है, उसको यदि गलत तरीके से पकड़ा जाए, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर है संविधान में, जो प्रोसीजर दिया गया, यदि उस प्रोसीजर से उसको आप नहीं गिरफ्तार करते हो, आपका गिरफ्तार करने का तरीका अलग है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ऐसे लोग को भी, भले वो लोग गलत क्यों ना हो। यानी कि केस के अंदर क्या मेरिट है उससे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा ही नहीं। केस में वो न्यूज़ क्लिक का जो फाउंडर है वो गलत किया है, सही किया, उससे कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को क्या मतलब है कि जो प्रोसेस फॉलो किया है एग्जीक्यूटिव ने, वो क्या संवैधानिक है, वो क्या फंडामेंटल राइट से मिलता जुलता चीज़ है, क्या जो प्रोसीजर जो लॉ इस्टेब्लिश करता है क्या उसके हिसाब से फॉलो किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नहीं फॉलो किया गया, रिलीज करो इसको, केस बाद में देखा जाएगा, रिलीज करो इसको। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है सभी एग्जीक्यूटिव के लिए, सभी स्टेट के लिए। बताओ, स्टेट क्या करता है, आंख बंद करके लेफ्ट और राइट सबको गिरफ्तार करके डाल देता है अंदर। तो क्यों आर्टिकल 22 क्यों लिखा गया फिर संविधान में, फंडामेंटल राइट फॉलो करना जरूरी है। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये। तीसरा देखो, स्टेबल ऑरल रेड आर्क, यानी कि ये तुम्हारा हेनले जानते हो ना, लद्दाख का जो रीजन जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाया गया है ताकि वो बाहर का अध्ययन कर सके रेस सब, क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं होता है। और अभी क्या पाया गया कि ऑरा मतलब ब्यूटीफुल कलर का एक आर्क पाया गया, मतलब एक तरह का शेप पाया गया जो कि 30 और 35 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्मली नहीं देखा जाता है। ये देखा जाता है 70 डिग्री ऊपर और 70 डिग्री नीचे। ऊपर का मतलब नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। ये फेनोमेना एक्चुअली उधर का है, बट यहाँ पे देखा गया तो ये अपने आप में विचित्र चीज़ है। और इससे क्या संकेत मिलता है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन है, हाँ, जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है, वो काफ़ी हावी है अर्थ की तरफ। और इसलिए हम कहते हैं ना कि जो सोलर मैक्सिमा जो पीरियड है वो आने वाला है। सोलर मैक्सिमा पीरियड का मतलब क्या कि सन स्पॉट बहुत ज़्यादा ही क्रिएट हो जाएगा। जब सन स्पॉट क्रिएट हो जाएगा तो सोलर फ्लेयर्स हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन है, उसका भी जो इंटेंसिटी है, उसका भी गति है, वो बढ़ जाता है। तो उसी से संबंधित ये एडिटोरियल से आया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये थर्ड एडिटोरियल्स में भी। तो देखो, शुरू करते हैं हम लोग। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है कि देखो, अब आइडियोलॉजी वाला दुनिया ख़त्म हो गया है, जहाँ पे ग्रुपिंग आइडियोलॉजी के बेसिस पे होते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देख लो, हाँ, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ, मगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार हुआ यूएसएसआर उसके बीच में, यूएस के बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, विचारधारा कन्फ्लिक्ट था। बट अब तो ऐसा रहा ही नहीं। अब जहाँ जहाँ आपका कमर्शियल इंटरेस्ट है उस कंट्री से आप क्या व्यापार करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। चाइना हर समय भारत को आरोप लगाते रहता है कि इंडिया क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इंडिया उसकी इन्फ्लुएंस। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को यूज़ कर रहा है। कैसे कहोगे, ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। रिसेंट टाइम में देखो, रिसेंट टाइम में क्या हुआ, उधर से अटैक किया ना, रसिया अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो फिर रसिया के ऊपर पाबंदी लगा, सैंक्शन लगा कि वो अपना तेल वूल नहीं बेच सकता है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडिया बहुत सस्ते दाम में तेल खरीदा है, इंडिया को बेनिफिट हुआ। और इंडिया माना भी नहीं। यूरोप ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया भारत को, मैं इंडिया कोई मतलब नहीं। हम अरे हमारे नागरिक के लिए ज़रूरी है, हमें सस्ता तेल जहाँ से डिस्काउंटेड से तेल मिला वहाँ से हम लेंगे। दूसरी बात है, देखो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट, इसका मतलब कि रूपी और जो रसिया का जो करेंसी है उसमें डील हो रहा था, डॉलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। और रसिया शुरू से ही इंडिया का नेचुरल अलाई रहा है। बात समझे ना, तो ये चीज़ का फ़ायदा है। दूसरी बात देखो, जब यमन ने अटैक किया रेड सी में, वही हौदी रेबल सब ने, यमन का जो हौदी रेबल सब है जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, उसने जब रेड सी में अटैक किया तो इंडिया क्या बोला कि भाई हम ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि ईरान की तरफ से अटैक। तो जबकि
यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया कि आप भी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन को ज्वाइन कर लिए। इंडिया बोला नहीं ज्वाइन करेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? ये साफ साफ दिखता है कि हम किसी को इन्फीरिएट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो डील है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ये 2003 में ही हो गया था। और बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए तो नहीं बन पाया शाहिद बेहेश्ती पोर्ट ईरान में। आ रहा है समझ में ना? 2015 में जो सैंक्शन लगा हुआ था, सभी सैंक्शन नहीं, काफ़ी हद तक मोटा मोटी जो सैंक्शन है वो लिफ्ट कर दिया था ओबामा के सरकार ने। ट्रम्प से पहले जो आया था यूएस का जो प्रेसिडेंट था बैरक ओबामा, उसने सैंक्शन को हटा दिया था। तो उस समय फिर हमारा रिलेशन अच्छा हुआ। मगर 2018 में फिर डोनाल्ड ट्रम्प आके फिर से रीइम्पोज कर दिया सैंक्शन। तो उसके बाद हमारा थोड़ा सा कदम ना, हम थोड़ा गलती कर गए वहाँ पे, हम यूएस का साइड ले लिए वहाँ पे। तो हमारा जो पर्शियन गल्फ में जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे गैस फील्ड, वो भी बंद हो गया हमारा। तो ईरान के साथ थोड़ा सा रिलेशन हमारा खटास हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल खरीदना छोड़ दिए। तो ये गलती हुआ है हमसे, यानी कि इंडिया से ये गलती हुआ है, बट इंडिया ने इसको रियलाइज़ कर लिया क्विकली। और अब देखो, इंडिया और ईरान के बीच में डील साइन हो चुका है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कारण से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से नीचे किया। तो हमें भी एक पोर्ट चाहिए। एक तो ऐसे ही इंडियन ओशन में चाइना घेर रहा है हमें, तो हमें चाहिए एक पोर्ट। देखो, एक पोर्ट हमें मिल गया, ये वाला चीज़। और दूसरी बात है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर है। यानी कि यूरोप तक पहुंचने का रास्ता जो है, अभी क्या है, स्विस कैनाल से जाते हो ऊपर जाते हैं इंग्लिश चैनल से, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है कि इसमें डिस्टेंस कम है। बट ये मल्टी मॉडल है, कुछ दूर तुम्हारा ट्रेन से, रोड से, हाईवे से, ये सभी चीज़ आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए पोर्ट, कौन सा पोर्ट चुना गया था? बंदर अब्बास पोर्ट। मगर जो बंदर अब्बास जो पोर्ट है, वहाँ पे वाटर डेप्थ उतना नहीं है, क्योंकि वाटर डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है सी में। वाटर डेप्थ ज़्यादा होगा तभी बड़ा बड़ा शिप वहाँ पे ठहर पाएगा। और ये जो शाही बेहेश्ती पोर्ट है, ये वाटर डेप्थ के लिए जाना जाता है। तो इसलिए बंदर अब्बास पोर्ट को छोड़ के शाही बेहेश्ती पोर्ट को ही डेवलप किया जाएगा, ताकि INSTC का भी आने वाले समय में मेटलाइज हो तो यही पोर्ट रहे। और दूसरी बात है अशखाबाद एग्रीमेंट, जिसमें ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, बात समझे, यहाँ पे एक ट्राइलैटरल वो बने, हाईवे बने, ताकि अफगानिस्तान तक हम पहुँच सके। यदि हम अफगानिस्तान तक पहुँच गए तो हम सेंट्रल एशिया पहुँच गए। और सेंट्रल एरिया मिनरल्स के लिए, गैस के लिए, ऑयल के लिए दुनिया में जाना जाता है। देखो, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा ना। तुर्कमेनिस्तान से कब से बोल रहे कि तापी पाइपलाइन चलेगा, अभी तक मेटलाइज हुआ? तो ये सभी जितने भी इंटरनेशनल देखोगे चीज़, सब उसके हिसाब से देखोगे। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया ने सही कदम उठाया है ऑन फॉरेन पॉलिसी, समझे। तो सिलेबस देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है? ईरान दिख रहा है ना फिगर में तुम लोग को? हाँ, उसको जूम करो मैप को, देखो कौन सा कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। तुर्कमेनिस्तान दिखा, हाँ। अजरबैजान दिखा तुम लोग को साइड में, अजरबैजान दिखा ना जी। हाँ, तुम लोग को इराक दिख रहा होगा, टर्की भी दिख रहा होगा, इराक दिख रहा है ना जी। इधर देखो अफगानिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो। जहाँ तक सी बॉडी का बात है तो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये ऊपर देखो कैस्पियन सी है, तो सब बाउंड्री से शेयर करता है, सी से भी अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करता है, समझे। तो अब देखो थोड़ा ईरान के बारे में पढ़ते हैं। ईरान को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, समझे। पर्सिया, शुरू में इसको पर्सिया है, हिस्ट्री में जिक्र होता है ना पर्सिया का। देखो अभी भी पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे पर्सिया कहा जाता है। यहीं से ना लोग आए थे, पारसीस यहीं से लोग आए थे, इसलिए हम पारसीस कहते हैं। जोरोस्ट्रिज्म जो धर्म फॉलो करता है। गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ्स आसपास है ईरान का। पॉपुलेशन 9 करोड़ है। बाउंड्री देखो, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। देख रहे हो ना, उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसका मैरीटाइम बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ भी लगता है। कैस्पियन सी ऊपर देखो, कैस्पियन सी में कौन सा वाटर, कौन सा रिवर ड्रेन अप होता है? वोल्गा रिवर, हाँ, वोल्गा रिवर, जो कि यूरोप का और सबसे बड़ा रिवर है। वो एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? एशिया का, चाइना में यांगसे रिवर, जो कि येलो सी में ड्रेन अप होता है। याद है सभी चीज़। अनडाउटली मिडल ईस्ट में या पूरा वर्ल्ड में सिया कम्युनिटी को कोई रिप्रेजेंट करता है, जो सिया कम्युनिटी का डिफेक्टो लीडर है, तो ईरान है।
इसलिए शिया और सुन्नी को लेकर बहुत कन्फ्लिक्ट होता है ना मिडिल ईस्ट में, याद है ना। और सुन्नी को कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो कंट्री कौन सा है? सऊदी अरब। मुस्लिम में भी दो वो है तुम्हारा फैक्शन है, शिया और सुन्नी, समझे। देखो आगे देखो, समझने का प्रयास करो, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है। 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं चबहार पोर्ट को करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये चबहार पोर्ट में ही एक जो टर्मिनल है, इसी टर्मिनल को हम शाहिद BST टर्मिनल कहते हैं। 10 साल के लिए हैं जी। चबहार पोर्ट में बहुत सारा टर्मिनल है, एक टर्मिनल का नाम तुम्हारा शाहिद BST टर्मिनल है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन है? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का संस्था है। और उधर जो काउंटर पार्ट है ईरान की तरफ से मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, समझे, ईरान का। तो इंडिया और ईरान दोनों ही शाहिद BST टर्मिनल को डेवलप करना चाहते हैं फॉर द 10 ईयर्स। उसके लिए देखो इंडिया की तरफ से कितना पैसा खर्च किया जाएगा? $120 मिलियन खर्च किया जाएगा इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। एट द सेम टाइम इंडिया क्रेडिट विंडो भी खोल दिया अपना, $250 मिलियन का ये क्रेडिट दे रहा है इंडिया। क्रेडिट मतलब क्या है कि फिर एक तरह से कर्ज दे रहा है, बात समझे, एक तरह से कर्ज दे रहा है ताकि चबहार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बन सके वहाँ पे। तो ये देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बच्चे लोग मई 2015 में ही साइन हो गया था MOU। उसके बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप 2018 में आया, 18 में फिर से सैंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर कि ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर बम सब बना रहा है, उस कंट्री के अंदर बहुत सेंट्रीफ्यूजेस है, इसलिए ये मेटलाइज नहीं हुआ। अब जाके हमारा होश खुला है और अब हम करना, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, ग्वादर पोर्ट आगे निकल जाएगा, है ना। देखते हो चाइना कितना कुछ कर रहा है इंडियन ओशन में, तो उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये हमारे लिए। आगे देखो चबहार पोर्ट के बारे में देखो, चबहार पोर्ट कहाँ है? अभी फिगर दिखा तुम लोग को, ऊपर में देखोगे, देखो ऊपर देखो फिगर, चबहार पोर्ट दिख रहा है वहाँ फिगर में, चबहार पोर्ट दिख रहा है, ठीक से देखो वहाँ पे फिगर, हाँ चबहार पोर्ट। आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो मात्र 200 किलोमीटर के दूर में तुम्हारा क्या है? ग्वादर पोर्ट है। तो देखो उधर यदि चाइना बनाए तो इधर हम बनाएंगे तो हम काउंटर करेंगे ना उसको। देखो तो चबहार पोर्ट के बारे में खासियत क्या है? मैंने क्या कहा कि वाटर डेप्थ वहाँ बहुत ज़्यादा है। वाटर डेप्थ है तो ऐसे पोर्ट को क्या बोलते हैं? डीप वाटर पोर्ट कहते हैं, ताकि बड़ा बड़ा वेसल सब वहाँ पे आ सके। और देखो केवल इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं, ईरान के पर्सपेक्टिव से भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान भी जो ट्रेड करेगा तो उसको भी चाहिए ना कि ऐसा बड़ा बड़ा जहाज कहीं पे अटक सके, कहीं पे आ सके। तो उसके लिए ईरान के भी ट्रेड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, बात समझे। सिस्तान यानी कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान में भी है, जानते हो ना, तो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ये तुम्हारा चबहार पोर्ट का लोकेशन है। 2016 में देखो अशकाबाद एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजिट और ट्रांजिट कॉरिडोर है ये, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट, ये INSTC नहीं है, कंफ्यूज मत होना, वो दूसरा प्रोजेक्ट है ये। इसमें क्या है कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, उसके साथ हमारा क्या हो, मतलब एक बने, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बने। तो ये हम इसको ही बोलते हैं अशकाबाद एग्रीमेंट कहते हैं। हाँ अशकाबाद वो जगह का नाम है, वहीं पे बैठ के ये एग्रीमेंट हुआ था। देखो तो इंडिया देखो फर्स्ट फेज में उसमें रहा, मतलब वो शाहिद BST टर्मिनल में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और सब्सिडी के थ्रू देखो ये गया था, बट वो ऑपरेशन पूरा मेटलाइज नहीं हुआ। यानी कि 2015 में ही MOU तो 2015 में ही साइन हो गया ना, बट जो गति था बहुत स्लो था वो, समझे। और अभी तक उस जगह से 2.5 मिलियन टन ऑफ व्हीट इंडिया से अफगानिस्तान गया है, यानी कि अभी तक बहुत कम सामान गया है उस रूट से। समझ पा रहे हो ये चीज़? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हम जा नहीं सकते अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें जाने देगा नहीं, पाकिस्तान से तो हमारा रिलेशन अच्छा है नहीं। और हमें पहुंचना है अपना व्यापार करने के लिए सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जितने भी कंट्री है, 5 कंट्री, बात समझे। तो वहाँ हमें पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचना है तो दरवाज़ा क्या होगा? ईरान की तरफ से, ईरान, अफगानिस्तान। जैसे ही अफगानिस्तान पहुँचोगे सेंट्रल एशिया पहुँच गए ऊपर, और वो बहुत रिच है मिनरल्स में, ऑयल गैस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, व्यापार बहुत तगड़ा होगा वहाँ पे। तो अभी तक जो 2015 से लेकर 2018 का जो प्रयास हुआ, तो उसमें केवल 2.5 मिलियन टन से व्हीट पहुँचा पाए हम लोग अफगानिस्तान में। तो बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है विद्यार्थी लोग, यदि ठीक से रहे तो, समझे। और ये पोर्ट बहुत ही यूज़फुल रहा और यूज़फुल रहेगा तुम्हारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी। आगे देखो तो चबहार पोर्ट इज़ हाईली क्रिटिकल, इंडिया के कनेक्टिविटी प्लान के लिए चबहार पोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो क्या है, एक तो देखो अफगानिस्तान तक पहुँचेंगे
जब अफगानिस्तान पहुँचेंगे तो सेंट्रल एशिया भी हम एसेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला रूट से तो जाने वाले हैं नहीं हम लोग, तो सेंट्रल एशिया से भी अच्छा ट्रेड हो सकता है हमारा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? INSTC कॉरिडोर, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। इसका मतलब क्या कि मल्टी मॉडल है, कुछ जगह हाईवे से, कुछ जगह ट्रेन से, कुछ जगह पानी से, इस तरह इसको इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारा कालादान प्रोजेक्ट आ रहा है समझ में। तो देखो इसमें क्या क्या नहीं, ईरान है, अजरबैजान है, रस्सा है। आखिर हमको यूरोप का उस कोना तक पहुंचा है, रसिया का उस कोना तक पहुंचना है। अभी स्विच कैनाल से पास होते हैं हम लोग, इंग्लिश चैनल से हम लोग लंबा रूट फॉलो करते हैं। ये हो जाएगा तो बहुत फायदा होगा, समझे। और देखो ये जो जगह कितना इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है उससे मात्र 200 किलोमीटर के आसपास है वो, तो इसलिए भी जियोपॉलिटिकल भी देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और सेंट्रल एशिया तक हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखोगे चाइना का, तो वो तो पूरी तरीके से अपना बढ़ा ही रहा है, ट्रेड का इन्फ्लुएंस कर ही रहा है वहाँ पे। तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत ही प्रैग्मेटिक डिसीजन है रिन्यू करने का और इस पर काम करने का। तो आगे देखो, इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो अपना निर्णय ले रहा है फॉरेन पॉलिसी में, वो पूरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। हम किसी के पाले के नीचे नहीं हैं। हाँ, जो चाइना हम पे बार बार आरोप लगाता है कि इंडिया जो काम करता है वो प्रो US वाला काम करता है, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हमको जो सही लगता है हमारे नागरिक के लिए हम उस तरह काम करते हैं। देखो ये तुमको पता चल जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रीइम्पोज किया 2018 में, और उसके बाद हमारा बुद्धि खत्म हो गया और हम मान लिए US का बात, वो हमसे गलती हुआ है, उस गलती का हम प्रायश्चित कर रहे हैं फिर से। यदि हम ट्रम्प के उसमें नहीं जाते, ट्रम्प के कार्ड में नहीं जाते तो फायदा होता हमें। मगर कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी समझ गए। आया तो इंडिया ने स्टॉप कर दिया क्रूड ऑयल परचेस करना ईरान से, 2018 का बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिया को देखो, इंडिया को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि नेचुरल गैस वो पर्शियन गल्फ से एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारा ONGC विदेश लिमिटेड जाता है ना बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, बंद हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे देखो रिलेशन जो है, ट्रेड रिलेशन भी खराब हो गया, समझे। उसका देखो जो इंगेजमेंट जो चबहार पोर्ट में होना चाहिए वो बैडली अफेक्टेड हो गया। ये अलग बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया कि जो कैटसा लगाता है यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि ठीक है इंडिया का वेबर है, उसके बाद भी मेटलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार खटास हो गया तो खटास हो गया, समझे। ये प्रॉब्लम। अब देखो भारत जो डिसीजन ले रहा है अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे ले रहा है, क्योंकि ये जो दुनिया है अभी मल्टीपोलर डिसऑर्डर वर्ल्ड है। ये दुनिया क्या है, एक कोई सुपर पावर नहीं है। चाइना इस तरफ, इजराइल इस तरफ, रसिया इस तरफ, US इस तरफ, कनाडा उस तरफ, ऑस्ट्रेलिया नीचे, हर कंट्री ही अपने आप में पावरफुल है। डिसऑर्डर है जी, एक किसी का बात कोई सुन नहीं रहा है। इजराइल अटैक कर देता है गाजा पे, रसिया अटैक कर देता है यूक्रेन का, बताओ अभी भी युद्ध चल रहा है, 2 साल प्लस हो गया है। इधर इजराइल का अभी भी युद्ध चल रहा है। तो जब ऐसा जब संसार हो जहाँ पे जो आपका मल्टीपोलर डिसऑर्डर सिस्टम हो गया हो, तो इसमें यदि भारत कमर्शियल इंटरेस्ट पे डिसीजन ले रहा है तो ये सराहनीय है स्टूडेंट। वेस्टर्न कंट्रीज हमको बोलते रह गया इंडिया को कि तुम क्रूड ऑयल मत खरीदो रसिया से, मगर देखो हमने खूब खरीदा है, उसका खूब लाभ उठाया है ना। हमारा जो जामनगर में जो रिफाइनरी है उसमें कच्चा तेल ला के हम रिफाइनरी प्रोडक्ट बना के बाहर खूब बेचे हैं और खूब कमाए हैं पैसा। इंडिया तो बहुत बेनिफिट उठाया है रसिया से। तो अभी देखो जिस हिसाब से इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ ईरान से, ये दिखता है कि यस इंडिया का जो तौर तरीका है फॉरेन पॉलिसी में वो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब इंडिया कोई आइडियोलॉजी पे काम नहीं करना चाहता है, इंडिया बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। हाँ ठीक है, ये तो बाहर का संकेत हो गया इंडिया से जो दूर दूर कंट्री है उसके साथ। एट द सेम टाइम इंडिया को अपने नेबरहुड पे भी काम करना चाहिए, नेपाल से, हाँ इधर म्यांमार से, श्रीलंका से, मालदीव से, समझे, एक्सेट्रा। कंप्लीटेड। आगे देखो 14 नंबर, एस्टैब्लिश प्रोसीजर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर सैक्रोसेंट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट बात कहा है। कोई भी गुनहगार हो, ठीक है, उसने क्राइम ही किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको मिलेगा, उसको सजा मिलेगा। बट जो पुलिस जो है स्टेट के अंदर, जो पुलिस इतना बड़ा तगड़ा पावर है, तो भाई पुलिस जो पकड़ रहा है किसी को, भले ही वो उसने गलत काम किया हो, तो पकड़ने का भी तरीका तो लॉ में जो स्थापित किएगा उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी भी किसी को जाकर पकड़ लिए, वारंट होना चाहिए ना। मूवी सब में देखे हो ना, बोलता है ना कि विलन वारंट है, वारंट दिखाएगा तब उसको ले जाएगा। अजय थोड़े कि तुम कलर पकड़ के ले गया उसको, तो ये गलत चीज़ है। यदि ऐसा करते हो तो स्टेट ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है।
GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम लोग पॉलिटी में और ज़्यादा सीखोगे। देखो क्या है यहाँ पे, मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो न्यूज़ क्लिक यानी कि एक न्यूज़पेपर है, ये समझे, न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, समझे, ऑनलाइन न्यूज़पेपर यही वाला है कि जो न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर है उनको जो गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, हम केस के मेरिट पे जाना नहीं चाहेंगे। केस पे मेरिट मतलब हो सकता है सच में ही सही तरीके, मतलब सच में ही गलत काम किया हो उसने, हालांकि इस पे तो बहुत आरोप लगा ही है। अब ये आदमी करता क्या था, जो न्यूज़ क्लिक फाउंडर है, ये क्या किया, इसके ऊपर जो आरोप है, सिद्ध तो होना भी टाइम लगेगा, इसके ऊपर जो आरोप है, इसने क्या किया कि चाइना से फंड लिया ताकि एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ वो इंडिया में कर सके। और इस पे ये भी आरोप है कि इसने बहुत सारा पैसा भी यूज़ किया है, वो एग्रीकल्चर, वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, फार्मर्स का प्रोटेस्ट, उसमें ढेर सारा पैसा भी दिया था। तो अब बताओ सरकार भी किस तरह पोर्ट्रे की है कि फार्मर प्रोटेस्ट का मतलब एंटी इंडियन, ये भी तो गलत ही चीज़ है, मेरा मत है वैसा। मगर और भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ सब में इसने पैसा लगाया जो कि इंडिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है वो एक्टिविटीज़ सब। हाँ चलो, यदि ये सिद्ध हो जाता है तो इससे गलत काम किया है, मगर इसने यदि गलत भी काम किया है तो इसको जो आप पकड़िएगा, तो कैसे आप पकड़िएगा इसको, जो प्रोसीजर जो लॉ में हो उसके हिसाब से ना पकड़िएगा कि लेफ्ट और राइट किसी तरह ही पकड़ लेना है। यदि आप गलत तरीके से इसको आप अरेस्ट किए हैं तो हम केस का मेरिट का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको रिलीज करिए, छोड़ दीजिए, जेल से हटाओ, इसको निकालो। और इस तरह का डिसीजन केवल सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है विद्यार्थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर स्टैंड लिया है कि समझ जाओ स्टेट सब, समझ जाओ, बढ़िया से पकड़ो यार, जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तुम काहे उसका हनन कर रहा है। जो लॉ में लिखा गया, कानून में लिखा गया, कोई कानून से बड़ा नहीं होता है, कानून के हिसाब से पकड़ना है किसी को, ऐसे लेफ्ट और राइट पकड़ेगा क्या। देखो वही बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई हेजिटेशन नहीं है हमको, कि जो अरेस्ट किया है, जो रिमांड किया है, जो पुलिस कस्टडी में डाला है, इसको हटाओ, छोड़ दो, इनवैलिड है, गलत है। क्यों कस्टडी में डाला, बिना पूछे हुए डाला, तुम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया लड़ने के लिए। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वारंट दिखाया जाता है, उसको बोला जाता है कि क्यों पकड़ा गया है, एट द सेम टाइम उसको लॉयर से कम्युनिकेट करने का पावर दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। वो स्पेस कहाँ मिला यहाँ पे, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। जो बात है कि जो फैसिलिटी मिलना चाहिए था जिसको अरेस्ट किए डिटेनी को, उसको तो आपने अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं, तो कैसे हम मान लें कि तुम्हारा जो अरेस्ट करने का तरीका सही है। तो ये लॉ को वायलेट करता है, इसलिए रिलीज करो इसको। देखो क्या लिखा गया है, ये अरेस्ट आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट जो है हमारा, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को क्या करता है, वायलेट करता है। हाँ ये अलग बात है कि तुमने चार्जशीट फाइल किया, मगर केवल चार्जशीट फाइल कर लेने से नहीं होता है। तुम अरेस्ट जो किए, देखो क्या होता है, पहले एफआईआर होता है, पहले एफआईआर होता है। एफआईआर क्या है, तुम्हारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, बात समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है एफआईआर। उसके बाद पुलिस देखता है, यदि मेटरलाइज हो गया, उसमें कुछ तत्व है, तब चार्जशीट फाइल किया जाता है। तो अब ये मामला हुआ कि चार्जशीट तो फाइल है इसके अगेंस्ट, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा। मैं बोला कि केवल चार्जशीट फाइल करने से नहीं होगा, तुम्हारा पकड़ने का तरीका क्या था वो गलत था, इसलिए छोड़ो, वो बाद में देखते रहेंगे चार्जशीट क्या है। तो एक बहुत ही सुंदर मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखते हो लेफ्ट और राइट पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है किसी को भी, कोई फंडामेंटल राइट्स का कोई ख्याल नहीं है। देखो द mere fact that a charge sheet was filed in the case could not validate the illegality committed at the time of the arrest and initial remand to police custody। यानी कि जो आपने गलत काम किया है, अरेस्ट करके गलत तरीके से जो अरेस्ट किया है, अब पुलिस कस्टडी में जो डाला है, ये वैलिड नहीं होगा, यानी कि ये इनवैलिड चीज़ है। और चार्जशीट भले ही वैलिड है, फिर भी वो नहीं माना जाएगा चार्जशीट को, बाद में देखेंगे ये सब चीज़, पहले उसको रिलीज करो। आया समझ में। तो देखो जो फाउंडर है, इसको अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, कब, अक्टूबर 3, 2023 को, क्योंकि इसके अगेंस्ट एफआईआर हो गया था अगस्त 7, 2023 को, समझ गए ना। इसके ऊपर आरोप है कि ये चाइनीज़ फंड को यूज़ कर रहा था एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को यूज़ और डिजिटल मीडिया पे, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ मैसेज फैला रहा था। अब इंडिया का अगेंस्ट या सरकार का अगेंस्ट, जान रहे हो कई बार तो होता है ना कि सरकार का अगेंस्ट भी आप कर रहे हो तो अभी इंडिया का अगेंस्ट कर रहे हो, तो ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होना चाहिए अच्छे से। खैर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिया है इस चीज़ को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब एंटी इंडियन नहीं होता है। सेडिशन को लेकर मामला उठता था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही देखो प्रॉब्लम पता है अभी का क्या है, प्रॉब्लम अभी का ये है कि नेता का अगेंस्ट बोल दोगे तो देश का अगेंस्ट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, नेता आएगा जाएगा, देश हमेशा रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं।
नेता तो बाबू, नेता को क्रिटिसाइज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। तो पब्लिक फिगर को तुम क्रिटिसाइज किया तो क्या कंट्री को क्रिटिसाइज किया? तो ये भी बड़ा ही थिन लाइन है। हाँ, मैं ये बोल दूँ कि इंडिया में सब कुछ गलत चल रहा है, इंडिया में वायलेंस हो रहा है, इंडिया में ये दंगा हो रहा है, तो ये गलत बात है, ये इंडिया के बारे में बोल रहे हो आप। तो ये भी एक थिन लाइन है। कई बार ना पता चलता है कि अच्छा ये लीडर्स के अगेंस्ट बोला गया कि कंट्री के अगेंस्ट बोला गया, तो थिन लाइन है, कई बार गड़बड़ हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो इस पे आरोप किया कि चाइनीज़ फंड को यूज़ करके क्या किया, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को यूज़ किया आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एफआईआर देखो, अब देखो क्या हुआ जब इसको पकड़ा गया। एक तो देखो इस आदमी खुद नहीं पता है, एफआईआर अपलोड होना चाहिए था पब्लिक डोमेन में ताकि पता चलता है ना, न्यूज़ क्लिक का फाउंडर का अगेंस्ट एफआईआर भी है। इसका मतलब इसको कुछ पता नहीं कि इसके अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ, नंबर 1। दूसरी बात है, इसका रिक्वेस्ट था कि इसको कॉपी दिया जाए एफआईआर का, तो पुलिस ने इग्नोर कर दिया। अब देखो कहाँ कहाँ पे इरेगुलरिटी आया है अरेस्ट के टाइम में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक तो एफआईआर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिक पोर्टल पे रखा नहीं गया, नंबर 1, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको है, ये गलत किया। दूसरी बात क्या है कि कॉपी जब मांगा कि चलो भाई हमारे अगेंस्ट एफआईआर तो जरा देखे, तो वो पुलिस ने नहीं दिया। ही वॉज गिवन ए कॉपी ओनली आफ्टर, जब उसको पुलिस कस्टडी में डाला गया तब उसको कॉपी दिया गया। तब देने का क्या मतलब है? जब किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो, किसी से पूछताछ कर रहे हो, किसी को पुलिस कस्टडी ले जाने वाले, तो उससे पहले ना आपको एफआईआर का पेपर दिखाना चाहिए। पुलिस कस्टडी में दिखाया जा रहा है, बात समझे। एंड हिज लॉयर, बताओ लॉयर को भी तब इन्फॉर्म किया गया, यानी कि 24 आवर्स के बाद इन्फॉर्म किया गया, पुलिस कस्टडी के बाद इन्फॉर्म किया गया। तो ये 3-4 जगह जो इस्टाब्लिश प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ, वहाँ वायलेशन हुआ है इस जगह पे, कि उसको टाइम पे नहीं दिया गया एफआईआर पेपर कॉपी। दूसरी बात है, उसको कम्युनिकेट 24 घंटे के अंदर कम्युनिकेट करने का मौका नहीं दिया गया अपने लॉयर्स से, समझे। तो बहुत सारे लोग कह ही रहे हैं कि ये चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग मतलब फंडामेंटल राइट्स पे हमला है। ये आ रहा है समझ में ना? तो कम्युनिकेशन इज सैक्रोसेंट सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बोलना पड़ेगा किस ग्राउंड पे तुम अरेस्ट किए हो। अच्छा थोड़ी है बाबू, ये क्या है, ये ईडी वाला चीज़ है क्या? ईडी जानते हो ना, ECIR, इसमें बिना बोले हुए पकड़ ले, तो ये वो चीज़ थोड़ी है। इसमें तो आर्टिकल 22 आपको फॉलो करना पड़ेगा। UAPA में ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ लोगे तो आपको एफआईआर देना पड़ेगा। ईडी का अलग होता है, ये अलग है। देखो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या ग्राउंड था, किस वजह से आप पकड़े। ये आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में दिया गया, इस फंडामेंटल राइट में लिखा गया है। तो इस आर्टिकल में लिखा गया कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उसको बोला जाए किस ग्राउंड पे उसको किया गया, किस आधार पे उसको किया जाए, और उसको पूरा मौका देना चाहिए कि वो लॉयर से कम्युनिकेट कर सके। आया समझ में? वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ दोनों चीज़ का यहाँ पे। दूसरा देखो, हाँ, यदि गलत अरेस्ट के वजह से, रिमांड पुलिस कस्टडी की वजह से यदि फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिज होता है तो गलत चीज़ है। और केवल चार्जशीट फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपका अरेस्ट का जो प्रोसीजर है, रिमांड का जो प्रोसीजर वो सही है। चार्जशीट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो बोलता रहा है कि हमको मेरिट ही नहीं देखना है, हमको देखना है कि प्रोसीजर किस किस प्रोसीजर से आप फॉलो किए उसको। खाली चार्जशीट फाइल करना पर्याप्त तो नहीं है, प्रोसीजर क्या था। इसलिए देखो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट नीचे लिखा गया है, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन इस राइटिंग। देखो किस आधार पे पकड़े हो। देखो आप देखो सरकार का दलील सुनना बच्चे लोग, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे कि किस ग्राउंड पे पकड़े, वो लिखित में देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि पुलिस सब जब इसको पकड़ रहा है तो लिखित में देना पड़ेगा। ये सैक्रोसेंट है, एब्सोल्यूट है, लिखित में देना पड़ेगा। सरकार क्या बोल रहा है कि हम मौखिक रूप से बोले। कौन सुना मौखिक रूप से? मुंह से बोला हुआ चीज कोई वैल्यू है? लिखा हुआ ना होना चाहिए, रिटर्न ना होना चाहिए। बोला है सरकार के मौखिक रूप से दिए, बोला कोई फायदा नहीं मौखिक रूप से, तुम्हारा लिखना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। लाओ पेपर। किसी भी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए। ये तो मिसिंग है, इन राइटिंग तो कुछ था ही नहीं ऐसा। अरे मौखिक रूप से कौन कब बोला, किसको क्या पता। आगे देखो, हाँ देखो इसमें बहुत कुछ है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेट इन राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही लागू होगा, भले ही आप UAPA जो कि टेररिस्ट के लिए लगता है, यानी बहुत खतरनाक है ना ये भी एक्ट। ये तो सड़ जाएगा आदमी, ये जब लगता है ये कानून किसी पे लग जाए तो आदमी जीवन भर सड़ जाएगा पीछे, मतलब जेल में। तो यहाँ पे देखो आपको इन राइटिंग में देना चाहिए, वो मिसिंग है। देखो लाइक अरेस्ट ग्राउंड भी, डिटेंशन का ग्राउंड भी आपको लिख के देना पड़ेगा कि इस आधार पे आपको पकड़ा गया। यदि कोई भी लैप्स होता है, आप इन राइटिंग नहीं देते हो
इन राइटिंग नहीं देते तो वहाँ पे देखो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का संविधान का जो है उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया इस फंडामेंटल राइट्स में कि कोई भी पर्सन हो उसको आप डिटेंड किए हो तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, और वो कम्युनिकेशन किस हिसाब से होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो गलत हुआ नहीं है, हाँ इन राइटिंग। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि वो इन राइटिंग है, मौखिक रूप से नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब इन राइटिंग होता है। आगे देखो स्टूडेंट, तो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी डिटेंशन के लिए लिखना पड़ता है इन राइटिंग। ये चीज़ UAPA में भी लागू होगा, क्योंकि सवाल ये है, देखो सबसे बड़ा सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सरकार के ऊपर। सरकार बोली कि सर PMLA में ना लिखना पड़ता था, कम्युनिकेशन देना पड़ता था, क्या UAPA में देना पड़ेगा? तो बोला हाँ उसमें भी देना पड़ेगा तुमको, मौखिक रूप से कुछ नहीं चलेगा, लिखित में देना पड़ेगा। देखो तो अरेस्टेड पर्सन और उसके लॉयर्स को रिटर्न लिखना, आपको लिख को देना, ये मैंडेटरी है तुम्हारा किसमें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक केस में ये बोला था, और ये सेम रूल UAPA में भी लागू होगा। और इस जजमेंट के बाद और भी खुल के आ गया, क्योंकि सरकार का कंटेंशन ये है कि सर जो लिखित में जो बात कर रहे हो, एक तो देखो सबसे बड़ा सवाल है कि कम्युनिकेशन वो वर्ड का मतलब क्या है, क्या मौखिक रूप से कम्युनिकेशन या राइटिंग के रूप से लेकर। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ से होगा, जो जिसने अरेस्ट किया, उसका दलील ये था कि मौखिक रूप से बोले हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मौखिक रूप से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 2023 में जो हम जजमेंट दिए थे PMLA के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का मतलब इन राइटिंग लिखित होता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा। इनफैक्ट आपको लिख के ही देना चाहिए था, तो आपका प्रोसीजर में वायलेशन हुआ है, इसलिए इसका जो अरेस्ट है वो इनवैलिड है और इसको रिलीज करो। आया मामला, समझ रहे हो ना कि प्रोसीजर सही होना चाहिए, सही प्रोसीजर से बढ़ना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। आगे देखो, स्टेबल ऑरल रेड आर्क एज ऑब्जर्व फ्रॉम हैंडले डार्क स्काई रिजर्व। अब देखो ऑरोरा जानते हो ना, ऊपर में ब्यूटीफुल कलर दिखता है ना, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे दिखेगा ऑस्ट्रेलिया साइड में, और ऑरोरा बोरेलिस जो कि तुमको नॉर्थ पोल में दिखेगा। वही 70 या 75 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे, लैटीट्यूड के ऊपर जाओगे, नीचे वही 70 और 75 के नीचे जाओगे तो तुमको दिखता है। ये नॉर्मल फेनोमेना उस तरफ का है, बट अभी तो 30 और 35 डिग्री में ही दिखा है। लद्दाख किस रीजन में आता है, वही 30-35 के आसपास आता है, वहाँ पे दिखाती है। अपने आप में बहुत विचित्र चीज़ है। सिलेबस देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखो हुआ क्या स्टूडेंट, देखो रियर स्टेबल ऑरोरल रेड आर्क इवेंट ऑब्जर्व इन लद्दाख रिसेंटली। देखो ये रियर फिनोमेना ऐसा होता ही नहीं है। देखो यहाँ डार्क स्काई में लद्दाख का वो जो एरिया है, हेलने वाला जो एरिया है, वो रिजर्व बाबू वो पार्क है एक तरह से, और वहाँ पे लाइट पोल्यूशन सब नहीं होता है। इंडिया में देखोगे तो मात्र एक यही पार्क है, यही एरिया है जिसको IDA ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और देखोगे टाइगर रिजर्व में, देखोगे टाइगर सब में प्रोटेक्टेड एरियाज में देखो तो पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि रिसेंट टाइम में है, पढ़ाए हैं करेंट अफेयर्स में तुम लोग को। तो देखो एक ग्लो लाइट दिखा ऊपर लद्दाख रीजन में, जो कि ऑरोरल रेड आर्क इवेंट है, समझे। यहाँ पे दिखा गया हाई हिमालयस में, वही 4000-5000 मीटर अबव द मीन सी लेवल में देखा गया ये चीज़। और ऐसा क्यों देखा गया होगा, सवाल ये है कि 30 और 35 डिग्री का तो ये फेनोमेना तो नहीं है, ये फेनोमेना तो 70 और 75 का ऊपर और नीचे का फेनोमेना है ये, तो यहाँ पे क्यों देखा गया। तो इसका रीज़न ये है कि बच्चे लोग, अभी सोलर मैक्सिमा का पीरियड चल रहा है। सोलर मैक्सिमा में क्या होता है कि जो सन स्पॉट है, सन के ऊपर जो स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा ही जनरेट होता है, और उसके वजह से जो सोलर फ्लेयर्स है, कोरोनल मास इजेक्शन है, वो निकलता है। देखो मैं सन का थोड़ा सा कहानी बताता हूँ, ठीक है, सोना नहीं है, बढ़िया बढ़िया सुनो, ठीक है, बढ़िया सुनो बच्चे लोग। लेमन टर्म में बोल रहे हैं, कमज़ोर विद्यार्थी लोग हो क्लास में। देखो यहाँ पे सन है, सन का 3 लेयर है, नीचे फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर और फिर कोरोना, ठीक है। और सन का मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इंटीरियर, यानी कि जो नीचे का जो तुम्हारा फोटोस्फीयर से नीचे ही तैयार होता है, और वो फिर निकलता है और सरफेस पे आता है। तो क्या होता है, कई बार ना मैग्नेटिक फील्ड रीओरिएंट होने की वजह से, रीअरेंज होने की वजह से सन स्पॉट क्रिएट होता है, और वो सन स्पॉट से हीट बहुत निकलता है, काला काला धब्बा लग जाएगा,
हीट दुनिया भर का निकलेगा, एनर्जी दुनिया भर का निकलेगा, रेडिएशन दुनिया भर का निकलेगा, एनर्जी पार्टिकल दुनिया भर का निकलता है। और वहीं से यदि प्लाज्मा भी निकले, प्लाज्मा मतलब तुम्हारा आयनाइज्ड गैस निकले, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। अभी हो क्या रहा है? और देखो सन का जो ऊपर वाला हिस्सा है कोरोना, कोरोना है ना सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो वहाँ से सोलर विंड निकलना तो बहुत ही नॉर्मल फेनोमेना है। सोलर विंड तो निकलेगा ही निकला, ऐसे भी निकलता है सोलर विंड सब। अभी क्या हुआ, चूंकि सन स्पॉट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, तो कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। यही कारण है कि जो अर्थ का अपना जो मैकेनिज्म है बचने का सन से, अर्थ के पास बचने का मैकेनिज्म क्या है? सन का अपना एटमॉस्फेयर, स्पेशली आयोनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का आयोनोस्फीयर हिस्सा, जो कि 70-80 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। बात समझे ना? आयोनोस्फीयर 3 लेयर में फैला हुआ है ना, जानते हो? हाँ, मेसोस्फीयर और क्या है बताओ? हाँ हाँ, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे ही है ना जी, 3 है लेयर उसमें। खैर अभी जान लोगे, कोई बात नहीं है, जो पढ़े हो स्टैटिक उसको रिवाइव करो। तो ये थैंक्स टू आयोनोस्फीयर की बचाता है, सोलर विंड सबसे बचाता है। मैं ये इतना तीव्र गति से निकल रहा है कि हमारा जो, और देखो एक दूसरा जो मैकेनिज्म क्या है? मैग्नेटोस्फीयर। हमारा अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलता है, ये प्रोटेक्ट करता है पूरी तरीके से। हाँ, ऊपर में थोड़ा खाली रहता है, नीचे खाली रहता है, इसलिए ऊपर आके तुम्हारा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता है, नीचे ऑरोरा बोरिस बनता है, सॉरी ऊपर में ऑरोरा बोरिस बनता है, नीचे ऑस्ट्रेलिस बनता है, क्योंकि बीच में थोड़ा खाली रहता है, और ये सब तो प्रोटेक्टेड रहता है। अभी जितना सन से सोलर फ्लेयर्स निकल रहा है, कोरोनल मास इजेक्शन निकल रहा है, तो यहाँ पे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हो रहा है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कमजोर पड़ रहा है। और यही कारण है कि तुमको 30-35 डिग्री में दिख गया कलरफुल चीज़ सब। ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स हो गया, सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन, ये सब खराब हो जाएगा फ्यूचर में। बात समझे? तो वही चीज़ वहाँ पे दिया गया है। देखो ये रियर अकरेंस लद्दाख के रीजन में दिखना, ये अपने आप में खास बात है स्टूडेंट। नॉर्मली ये नॉर्थ और साउथ पोल में दिखता है, समझे? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यू टू इंटेंस डिस्टर्बेंस ट्रिगर्ड बाय द सोलर स्टॉर्म। समझ गए ना? उसके वजह से, वही कोरोनल मास इजेक्शन के वजह से, समझे? उसके सोलर फ्लेयर्स के वजह से हो रहा है ये सब चीज़। हाँ देखो, अब क्या है कि हमारे स्काई में बहुत सारा गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसी से रिएक्ट करके ब्यूटीफुल कलर नज़र आता है। समझ गए ना स्टूडेंट? ये सभी चीज़ हम आगे देखो। हाँ, एक बार ना एक्सट्रीम जियोमेट्रिक स्टॉर्म हुआ था 2003 में, और इसके वजह से जो पावर सप्लाई है स्वीडन में पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। वहाँ का ट्रांसफार्मर, साउथ अफ्रीका का ट्रांसफार्मर भी पूरा ख़राब हो गया था। ये पहले भी घटना घटा है, उस समय वही मैक्सिमा का पीरियड चल रहा होगा। आया समझ में ना? तो थोड़ा सा देख लो सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, बढ़िया से देखो बच्चे लोग, समझ में नहीं आया तो। जो सोलर मैग्नेटिक साइकिल है वो तुम्हारा तैयार होता है सन के इंटीरियर से, जो सन का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ से तैयार होगा, फिर सरफेस पे आएगा और वो डार्क स्पॉट्स बन जाता है, उसी को हम सन स्पॉट्स कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ अर्थ के इंटीरियर में, सॉरी सन के इंटीरियर में, सर के अंदर वाला हिस्सा, वो ऊपर आएगा, समझे? और वो सन स्पॉट बन जाएगा, डार्क स्पॉट बन जाएगा। वहीं से देखो सोलर फ्लेयर्स निकलता है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से तुम्हारा, ठीक है? सन स्पॉट से अब बाहर निकलेगा वो। तो देखो दुनिया भर का लाइट, हीट, एनर्जी, और साथ साथ देखो हाई एनर्जेटिक एक्सरे रेडिएशन, हाई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल सब निकलता है। बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कमज़ोर कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये सब चीज़। यही तो कारण है कि 30 और 35 में दिखा। नॉर्मली वो सील्ड है, प्रोटेक्टेड है। इधर क्यों देखा वो इसलिए दिखा कि इतना पावरफुल चीज़ है ये कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, अपना फील्ड है, उसको क्या किया? उसने कमज़ोर कर दिया। ब्रेक करना गलत बात होगा, कमज़ोर कर दिया। और जब कमज़ोर करता है तो उसी को बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। वो भी G1 से लेकर G5 तक है। G1 का मतलब ज़्यादा नहीं किया, वीकेस्ट है, और G5 का मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा ही कर दिया। इसको ऐसे समझा जाए तो फ्लेयर देखो वही ब्राइट एरियाज है सन का, जो कि कुछ मिनट और कुछ आवर तक निकलता है बाहर, ठीक है? समझ गए ना? ऐसे दुनिया भर का निकलेगा। और सोलर विंड नॉर्मल चीज़ है। सोलर विंड क्या है कि देखो 3 चीज़ समझना है, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन। सोलर विंड बहुत नॉर्मल चीज़ है जो कोरोना के आउटर स्पेस से निकलता है, समझे? अब यहाँ पे देखो, हाँ सोलर फ्लेयर्स देखो, हॉट प्लाज्मा निकलेगा सन से, उसी को हम बोलते हैं। अब देखो सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन बोथ आर रिलेटेड टू सन स्पॉट्स, बट सोलर विंड इज नॉट रिलेटेड टू सन स्पॉट। सोलर विंड बहुत ही नॉर्मल फेनोमेना है जिसे चार्ज पार्टिकल निकलता है। अब देखो कोरोनल मास इजेक्शन से बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल्स में निकलते हैं, इतना ज़्यादा कि लगता है कि बिलियंस ऑफ एटॉमिक बम्स निकल रहा है। इतना खतरनाक बच्चा लोग,
समझ रहे हो कितना खतरनाक निकल रहा है सन से। देखो वही बोल रहा है कि अर्थ का बहुत सारा ऑब्जेक्ट को धराशायी कर सकता है, सैटेलाइट का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर सकता है, एस्ट्रोनॉट्स को अफेक्ट कर सकता है। ये जो नीचे पावर ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ना, डिस्कम का ट्रांसफार्मर सब बर्बाद कर सकता है। ये ऑयल पाइपलाइन को खत्म कर सकता है, डीप सी केबल जो कि समुद्र के नीचे केबल है उसको भी बिगाड़ सकता है। इतना खतरनाक चीज है ये सब, समझे। तो वही बोल रहा है। मगर ये जब एनर्जेटिक पार्टिकल्स है ना, जब मतलब जो बाहर से आया और हमारे एटमॉस्फेयर में जब अलग अलग गैस प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट करके ब्यूटीफुल पिक्चर बनाता है। उसी को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं साउथ पोल में, और ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं नॉर्थ पोल में। आया समझ में ना, जो कि पोलर रीजन का फेनोमेना है। मैं इसमें कैसे दिखा, सवाल ये है। तो इसमें दिखने का रीजन क्या है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से हमारा मैग्नेटोस्फीयर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर हो गया अर्थ का, समझ गए ना। क्योंकि नॉर्मली देखोगे 70 से लेके 70, नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा प्रोटेक्टेड है वो। तो पावरफुल जो रिसेंट सोलर स्टॉर्म है, समझे ना, वो ट्रिगर्ड हुआ है। वो सब रीजन, वो रीजन पर्टिकुलरली एक रीजन दिया गया है। इसका मतलब ये सोलर फ्लेयर सब कोरोनल मास इजेक्शन डायरेक्ट अर्थ पे टकराया है। ये अभी देखो, ये दिस द बिगेस्ट 2003 में जो बहुत भयानक हुआ था, जो स्वीडन में जो हालत ख़राब हुआ था, साउथ अफ्रीका में जो हालत ख़राब हुआ, ट्रांसफार्मर सब फेल हो गया था, उसके बाद सबसे बिगेस्ट इवेंट है ये। साइंटिस्ट लोग ऐसा मान रहे हैं, समझे। हाँ, तो मल्टीपल एक्स फ्लेयर्स, और ये इससे तुम्हारा बहुत दिन तक देखो 2024 में बहुत दिन तक हिट किया। ऐसा नहीं कि पहली बार हिट कर रहा है। और अभी 2000 जानते हो इसका मैक्सिमम पीरियड कब होगा, 2025 में, जुलाई 2025 में। अभी तो बहुत हिट करने वाला है ये। आगे देखो क्या लिंक है आयनोस्फीयर और सोलर फ्लेयर का, जानते हो। आयनोस्फीयर में बता चुका हूँ तुम लोग को, 80 किलोमीटर से स्टार्ट होगा 600 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर का मैं बता रहा हूँ। एक्सट्रीम यूवी रेस, एक्स रे रेडिएशन सब आयनाइज करता है एटम्स और मॉलिक्यूल जो आयनोस्फीयर में प्रेजेंट है। इसलिए वहाँ पे लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो आयनोस्फीयर का मतलब क्या है, आयंस है ना। तो आयंस यहाँ प्रेजेंट रहता है, जबकि आयनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना कम्युनिकेशन के लिए, है ना। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेयर। हाँ, तो देखो जो आयनोस्फीयर का डेंसिटी खुद डिपेंड करता है कितना फोटोन्स और एक्सरे वहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, कितना वहाँ प्रेजेंट है। तो लेयर ऑफ आयनोस्फीयर देखो वही मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जो भूल रहे थे तुम लोग, थर्मोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर का बहुत सारा हिस्सा है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ही एक्टिव पार्ट है, क्योंकि आयनोस्फीयर, बिल्कुल आयनोस्फीयर के वजह से ही कम्युनिकेशन हो पाता है अर्थ पे। तो देखो आयनोस्फीयर वही बोल रहा है कि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से थोड़ा ओवरलैप कर जाता है, समझे। ओवरलैप, जो अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे आयनोस्फीयर थोड़ा ओवरलैप करता है। तो इन द आयनोस्फीयर चार्ज पार्टिकल्स क्या है, जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, समझ गए ना। वहीं पे ऑरोरा बोरियलिस बनता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बनता है। आया समझ में ना कि आयनोस्फीयर भी है अपने जगह पे, क्योंकि उसमें आयंस बहुत प्रेजेंट है, जो कि कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सन से आ रहा है। और यहाँ पे गैसेस भी प्रेजेंट है उस जगह पे। तो दोनों जब रिएक्ट होता है तो ब्यूटीफुल कलर नजर आता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियलिस। दिस अ ब्राइट ब्यूटीफुल बैंड्स ऑफ लाइट, है ना। अर्थ पोल में नज़र आता है, बट इस बार क्या हुआ कि 30 और 35 डिग्री में नज़र आया। कारण क्या है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, क्योंकि सोलर विंड्स नहीं, सोलर फ्लेयर्स। सोलर विंड तो नॉर्मल चीज़ है, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सन से। क्यों, ये पीरियड मैक्सिमा का समय है, इसलिए। कंप्लीटेड।